5 मिलियन से अधिक सोवियत सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों द्वारा बंदी बना लिया गया था। 3 मिलियन से अधिक बंदी गृह में मारे गए। बारबरोसा ऑपरेशन के पहले दिन से सोवियत बंदियों का भाग्य तय हो चुका था। उन्हें योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि वैचारिक और नस्लीय शत्रुओं के रूप में माना गया। उन्हें सामूहिक रूप से गोली मार दी गई, गिरने तक मार्च कराए गए, भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया और बेकार श्रम के रूप में उपयोग किया गया। जर्मन आदेश स्पष्ट थे, कोई चिकित्सा सहायता नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई दया नहीं। यहां तक कि महिला सैनिकों को भी नष्ट करने से बाहर नहीं रखा गया। इन बंदियों के साथ व्यवहार इतना अलग क्यों था जितना ब्रिटिश या अमेरिकी बंदियों के साथ किया गया था? इस उन्मूलन नीति में नाजी विचारधारा की क्या भूमिका थी और क्यों बंदी गृह से बचने के बाद कई लोगों को फिर से उनके अपने देश द्वारा कारागार भेज दिया गया? ऑपरेशन बारबरोसा नर्क की शुरुआत 22 जून 1941 की सुबह आधुनिक इतिहास के सबसे विनाशकारी सैन्य अभियान की शुरुआत हुई। ऑपरेशन बारबारोसा में हजारों टैंकों, विमानों और तोपों के समर्थन से 3 मिलियन जर्मन सैनिकों ने 2900 किलोमीटर लंबे मोर्चे पर सोवियत सीमा पार की। अब तक का सबसे बड़ा जमीनी आक्रमण बिना किसी युद्ध की घोषणा या कूटनीतिक चेतावनी के शुरू हुआ और अविश्वास से स्तब्ध सोवियत नेतृत्व पर अचानक और विनाशकारी ताकत से प्रहार किया। गर्मियों की सुबह 7000 तोपों की एक साथ गोलीबारी की गड़गड़ाहट से दहल उठी। जर्मन स्टुकास ने सीमा पार से आक्रमण किया, जबकि टैंकों की टुकड़ियां सोवियत सुरक्षा को इस प्रकार भेद रही थीं जैसे गेहूं को काटने वाली दरांती। हमले का पैमाना अभूतपूर्व था। 150 डिवीजन 3 विशाल सेना समूहों में विभाजित होकर उत्तर में लेनिनग्राद, केंद्र में मॉस्को और दक्षिण में यूक्रेन के उपजाऊ मैदानों की ओर आगे बढ़े। क्रेमलिन में स्टालिन ने आक्रमण की पहली रिपोर्ट पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। 2 वर्ष से भी कम समय पहले मोलोटोव-रिबेनट्रॉप संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्होंने अनेक खुफिया चेतावनियों को ब्रिटिश उकसावे के रूप में खारिज कर दिया था। यह राजनीतिक निष्क्रियता सैन्य नेतृत्व तक भी फैल गई, जिसके कारण जर्मन सैनिकों के सोवियत क्षेत्र में गहराई तक आगे बढ़ने के दौरान महत्वपूर्ण समय पर अग्रिम पंक्ति की इकाइयों को स्पष्ट आदेश नहीं मिल पाए। बर्लिन में आक्रमण की योजना न केवल एक सैन्य अभियान के रूप में बनाई गई थी, बल्कि एक वैचारिक धर्मयुद्ध के रूप में भी बनाई गई थी। हिटलर और नाजी नेतृत्व के लिए यह बोल्शेविज्म और स्लाविक लोगों, जिन्हें वे नस्लीय रूप से निम्न मानते थे, दोनों के खिलाफ विनाश का युद्ध था। विनाश का युद्ध। मार्च 1941 में उच्च पदस्थ जनरलों के साथ एक बैठक में हिटलर ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, जब उसने घोषणा की, यह विनाश का युद्ध है, हमें सैनिकों के बीच एकजुटता की अवधारणा को भूल जाना चाहिए। यह विचारधाराओं और नस्लीय मतभेदों का युद्ध है। यह मौलिक वैचारिक ढांचा उन लाखों सोवियत सैनिकों के भाग्य का निर्धारण करेगा जो जर्मन हाथों में चले गए। पूर्वी मोर्चा न केवल सैन्य अभियानों का रंगमंच बन गया, बल्कि व्यवस्थित क्रूरता के माध्यम से राष्ट्रीय समाजवादी नस्लीय सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए एक प्रयोगशाला भी बन गया। कुछ ही सप्ताह के भीतर जर्मन ब्लिट्जक्रेग ने सोवियत सुरक्षा को नष्ट कर दिया। वेहरमाच की पिंसर गतिविधियों ने संपूर्ण सोवियत सेनाओं को मिन्स्क, स्मोलेंस्क और बाद में कीव के विशाल क्षेत्रों में घेर लिया। टैंक टुकड़ियां सोवियत क्षेत्र में सैकड़ों किलोमीटर तक आगे बढ़ गईं, जिससे अराजकता फैल गई। अकेले मिन्स्क की घेराबंदी के दौरान 2,90,000 सोवियत सैनिक पकड़े गए तथा स्मोलेंस्क और व्याज्मा में इसी प्रकार के अभियानों में लाखों सैनिक मारे गए। सितंबर 1941 तक जर्मन सशस्त्र बलों ने 2,05,00,000 से अधिक लाल सेना के सैनिकों को पकड़ लिया था, जो सैन्य इतिहास में एक अभूतपूर्व संख्या थी। आर्मी ग्रुप सेंटर के कमांडर फील्ड मार्शल फेडोर वॉन बॉक के रेडियो संदेश ने इन शुरुआती सफलताओं की सीमा का सारांश दिया। मिन्स्क की लड़ाई समाप्त हो गई है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार हमने 3 लाख कैदी, 2,500 टैंक और 1,500 तोपें जब्त कर ली हैं। पारंपरिक सैन्य पैमाने पर ऐसी संख्याएं लगभग अकल्पनीय थीं। अब जर्मन हाथों में मानवता की विशाल भीड़ ने सैन्य संबंधी ऐसी चुनौतियां पेश की जो पिछले संघर्षों में सामने आई चुनौतियों से कहीं अधिक थीं। हालांकि यह सामूहिक कब्जा सफल ऑपरेशनों का अनपेक्षित परिणाम नहीं था। जर्मन सैन्य योजनाकारों को बड़ी संख्या में सोवियत कैदियों के पकड़े जाने की उम्मीद थी। उन्होंने जानबूझकर यह योजना नहीं बनाई थी कि इन कैदियों के साथ
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। यह कोई चूक नहीं थी, बल्कि एक सचेत निर्णय था जो नाजियों की नस्लीय विचारधारा के अनुरूप था। सेना प्रमुख जनरल फ्रांज हाल्डर ने अपनी युद्ध डायरी में लिखा था, सैनिकों को कैदियों के भोजन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। उन्हें दूर दराज के इलाकों में स्थानांतरित करना व्यावहारिक नहीं है। इस आकस्मिक आदेश ने वस्तुतः लाखों लोगों को भूखमरी की ओर धकेल दिया। कैदियों की देखभाल का काम अग्रिम पंक्ति की इकाइयों को सौंपकर, जिनके पास न तो आवश्यक संसाधन थे और न ही मानवीय व्यवहार के निर्देश थे, हाईकमान ने भयावह परिणाम उत्पन्न किए। आक्रमण से कुछ सप्ताह पहले जर्मन हाईकमान ने रूस में सैनिकों के आचरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें अभूतपूर्व क्रूरता की अनुमति दी गई थी। दिशा निर्देशों में कहा गया कि इस युद्ध का निर्धारण पारंपरिक सैन्य नैतिकता से नहीं, बल्कि वैचारिक अनिवार्यताओं से किया जाना चाहिए। सोवियत सैनिकों के साथ पारंपरिक युद्धबंदियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें न केवल जीन के रूप में, बल्कि खतरनाक राजनीतिक शत्रुओं और नस्लीय रूप से हीन लोगों के रूप में भी देखा जाता है। 19 मई 1941 को जारी एक निर्देश, जिसका शीर्षक था रूस में सैनिकों के आचरण के लिए दिशा निर्देश, में स्पष्ट रूप से कहा गया था, बोल्शेविज्म राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन लोगों का प्राणघातक दुश्मन है। इस संघर्ष के लिए बोल्शेविक आंदोलनकारियों, गुरिल्लाओं, तोड़फोड़ करने वालों और यहूदियों के खिलाफ निर्मम और ऊर्जावान कार्रवाई की आवश्यकता है। साथ ही सभी सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरोध का पूर्ण उन्मूलन भी आवश्यक है। इन निर्देशों ने युद्धबंदियों को पारंपरिक रूप से दी जाने वाली कानूनी सुरक्षा को पहली गोली चलने से पहले ही व्यवस्थित रूप से समाप्त कर दिया। वेहरमाच के क्वार्टर मास्टर जनरल ने लाखों सोवियत कैदियों के आवास, भोजन या परिवहन के लिए वस्तुतः कोई प्रावधान नहीं किया था। जब लॉजिस्टिक्स प्रबंधकों ने इस तैयारी की कमी के बारे में चिंता जताई, तो उन्हें बताया गया कि इस तरह के विचार अनावश्यक थे। जर्मन वेहरमैच के उच्च कमान के प्रमुख फील्ड मार्शल विल्हेम कीटल ने इन चिंताओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि रूसी सैनिक को पश्चिमी युद्धबंदियों के समान व्यवहार के मानकों का पालन नहीं करना पड़ेगा। सितंबर 1941 में खाद्य वितरण पर जारी निर्देश में कीटल ने इस पदानुक्रम को स्पष्ट किया, जो कैदी रूसी शिविरों में काम नहीं करते हैं, उन्हें काम करने वालों की तुलना में कम भोजन मिलना चाहिए। फ्यूहरर ने आदेश दिया है कि कब्जे वाले क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति केवल आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। इस नीति के परिणाम, चाहे वे कितने भी कठोर क्यों न हों, उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। जबकि जर्मन प्रचार ने प्रथम सोवियत आत्मसमर्पण को लाल सेना की कमजोरी के प्रमाण के रूप में चित्रित किया, वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल थी। कई सोवियत इकाइयों ने अत्यंत बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन जर्मनों की बेहतर रणनीति और समन्वय के कारण वे घिर गईं और पराजित हो गईं। हालांकि अन्य लोग आक्रमण के शुरुआती दिनों में स्टालिन की रणनीतिक निष्क्रियता से प्रभावित थे और उनके पास प्रभावी प्रतिरोध संगठित करने का कोई रास्ता नहीं था। विनाशकारी घेराव युद्धों में संपूर्ण सोवियत कोर ने तभी आत्मसमर्पण किया जब उनके पास गोला बारूद समाप्त हो गया या उनके कमांडर मारे गए। इन पकड़े गए सैनिकों के लिए आत्मसमर्पण का क्षण राहत की बात नहीं थी, बल्कि एक अकल्पनीय परीक्षा की शुरुआत थी। जर्मन समाचार पत्रों में थके हारे निहत्थे लाल सेना के सैनिकों की अंतहीन टुकड़ियों को कैद में जाते हुए दिखाया गया था, जबकि जर्मन सैनिक उन्हें पद, जातीयता और राजनीतिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत कर रहे थे। इस चयन प्रक्रिया से यह निर्धारित होगा कि कौन बचेगा और किसे तत्काल फांसी दी जाएगी। मारने के आदेश कैसे नाजी सेना ने जातिवाद का कानूनी रूप से समर्थन किया। सोवियत संघ पर आक्रमण से पहले के हफ्तों में जर्मन उच्च कमान ने एक सेठ दिशा निर्देश जारी किए थे, जो स्थापित युद्ध कानूनों को निलंबित करते थे और ऐसी कार्रवाइयां करने की अनुमति देते थे जो सभी सैन्य आचार संहिता का उल्लंघन करती थीं। इन अपराध आदेशों में से सबसे प्रसिद्ध था कोमिसारबेफेहल कोमिसारों का आदेश, जो 6 जून 1941 को जारी किया गया था, ऑपरेशन बारबरोसा के शुरू होने से 2 सप्ताह पहले। यह आदेश, जो मार्शल विल्हेम कीटल द्वारा हस्ताक्षरित और हिटलर द्वारा सीधे स्वीकृत था, यह कहता था, इस संघर्ष में इन तत्वों के प्रति दया और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान एक गलती है। राजनीतिक कोमिसार युद्ध के तरीकों के बर्बर और एशियाई प्रेरक होते हैं, इसलिए जब ये युद्ध में या प्रतिरोध में पकड़े जाएं, तो इन्हें तुरंत गोली मारकर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह असाधारण दस्तावेज विशेष रूप से
एक विशिष्ट सैन्य दुश्मन वर्ग के सैन्य कर्मियों की समर्पण हत्या का आदेश देता था। यह हाग और जिनेवा संधियों का गंभीर उल्लंघन था, जो सभी पकड़े गए सेनानियों को युद्धबंदी का दर्जा देते थे। इन फांसी आदेशों को जारी करते हुए जर्मन नेतृत्व ने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध को केवल एक सैन्य संघर्ष से एक विचारधारात्मक नष्ट करने के अभियान में बदल दिया था। कोमिसारों के आदेश को तत्काल और व्यवस्थित रूप से लागू किया गया। वेरमाख्त की इकाइयां पूर्वी मोर्चे के पूरे क्षेत्र में राजनीतिक अधिकारियों को अन्य युद्धबंदियों से अलग करने और उन्हें मारने लगीं। अक्टूबर 1941 तक गुडेरियन के दूसरे पेंजर समूह ने अकेले ही 183 कोमिसारों को मारने की सूचना दी थी। दस्तावेज से यह पता चलता है कि लगभग 80% वेरमाख्त की सभी डिवीजनें पूर्वी मोर्चे पर इन हत्याओं में शामिल थीं। कोमिसारों का आदेश और भी बड़ी क्रूरताओं के लिए मार्ग प्रशस्त करता था। जुलाई 1941 में रीनहार्ड हेड्रिच, राइश के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, ने वेरमाख्त के साथ समन्वय किया और हत्याओं के दायरे को और बढ़ाया। उनके निर्देशों के तहत आइंसात्सग्रुppen विशेष कार्य समूह को युद्धबंदी शिविरों तक पहुंच प्राप्त हुई, ताकि वे अवांछनीय तत्वों की पहचान कर सकें और उन्हें नष्ट कर सकें। इस वर्गीकरण में कोमिसारों से लेकर यहूदियों, बौद्धिकों, कट्टर कम्युनिस्टों और अन्य ऐसे शत्रु शामिल थे जिनका चुनाव मनमाने तरीके से किया गया था। यह चयन एक भयावह दक्षता के साथ किए गए थे। एसएस के 3 या 4 अधिकारियों का एक दल युद्धबंदी से बहुत ही संक्षिप्त समय, अक्सर केवल कुछ मिनट में पूछताछ करता था। इसके बाद वे उनके भाग्य का फैसला करते थे। जिन्हें खतरनाक माना जाता था, उन्हें पास के जंगलों में ले जाकर अपनी कब्रें खोदने के लिए मजबूर किया जाता था और फिर उन्हें गोली मार दी जाती थी। अगस्त 1941 तक हत्याओं का दायरा नाटकीय रूप से बढ़ गया था, जब वेरमाख्त ने आइंसात्स कमांडोज को युद्धबंदी शिविरों तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुंच की अनुमति दी। एक युद्धबंदी शिविर में स्टालाग 3 सेने में 4556 युद्धबंदियों को इन स्क्वाडों को सौंप दिया गया और उन्हें एकाग्रता शिविरों में भेज दिया गया। उनमें से अधिकांश को मार दिया गया, जिनमें से कम 1000 को अगस्त 1942 तक मार दिया गया था। इन अपराध आदेशों का कार्यान्वयन एसएस से परे फैल गया था। वेरमाख्त के सामान्य अधिकारी अक्सर अपने खुद के निर्देश जारी करते थे, जो हत्याओं के दायरे को और बढ़ा देते थे। मार्शल वॉन क्लुगे, जो चौथे सेना के कमांडर थे, ने जून 1948 के अंत में आदेश दिया कि यूनिफॉर्म में महिलाएं फांसी दी जानी चाहिए। जनरल अर्नेस्ट हैमर ने 75वीं इन्फेंट्री डिवीजन में आदेश दिया कि रूसी यूनिफॉर्म में महिलाओं को तुरंत फांसी दी जानी चाहिए। ये निर्देश सोवियत महिला सैनिकों के प्रति गहरे वैचारिक घृणा को दर्शाते थे, जिन्हें जर्मन अधिकारी उचित लिंग भूमिकाओं के लिए एक अपमान मानते थे। जो सैनिक इन हत्याओं में शामिल हुए, उन्होंने बाद में इन क्रूरताओं के लिए धीरे धीरे अपनी संवेदनहीनता को स्वीकार किया। एक 31वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ने अपनी डायरी में लिखा, अब मैं जब उन्हें मरते हुए देखता हूं तो मुझे कुछ महसूस नहीं होता। यह जैसे बारिश के पानी को जमीन पर गिरते हुए देखना हो। आप आदत डाल लेते हैं। यह सामूहिक हत्या की मानसिकता से तालमेल बैठाने की प्रक्रिया यह दिखाती है कि कैसे नष्ट करने का युद्ध जल्दी से जर्मन सैनिकों की बुनियादी मानवता को भ्रष्ट कर सकता था। इन क्रूरताओं के लिए कानूनी मुखौटा अक्सर यह कहकर पेश किया जाता था कि सोवियत संघ ने जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। हालांकि यह तर्क यह अनदेखा करता था कि जर्मनी ने खुद ही इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे और उसे इसके प्रावधानों का पालन करना था, भले ही सोवियत संघ की स्थिति कुछ भी हो। इसके अलावा जब सोवियत सरकार ने जुलाई 1941 में युद्धबंदियों के साथ व्यवहार को सामान्य बनाने की कोशिश की थी और जिनेवा के मानकों को अपनाने का प्रस्ताव दिया था, तो हिटलर ने व्यक्तिगत रूप से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। इन अपराध आदेशों का अर्थ केवल सैन्य क्रूरता से कहीं अधिक था। ये एक विचारधारात्मक नष्ट करने के अभियान के लिए कानूनी ढांचा थे, जिन्हें उच्चतम स्तरों पर जर्मन सेना के नेतृत्व द्वारा स्वीकृत किया गया था और हजारों अधिकारियों और सैनिकों ने इन्हें पूर्वी मोर्चे के अंतर्गत लागू किया था। मृत्यु की मार्च भूलने की ओर रास्ता। जो सोवियत सैनिक पहले बंदी बन गए थे, उनके लिए तुरंत एक नया संकट शुरू हुआ, एक यात्रा जो लाखों जिंदगियों को छीन लेगी।
युद्ध की पंक्तियों से युद्धबंदी शिविरों तक कैदियों का यह आंदोलन पूर्वी मोर्चे की मृत्यु मार्चों के रूप में जाना जाता था, जो एक व्यवस्थित थकावट की प्रक्रिया थी जिससे इंसान कंकालों की तरह लुढ़कते हुए रह जाते थे। ये मार्चें कोई तात्कालिक उपाय नहीं थीं, बल्कि यह एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा थीं जिसे जर्मन जनरल स्टाफ द्वारा डिजाइन किया गया था। सेना के जनरल एडुआर्ड वैगनर ने इन मजबूरी वाली मार्चों को प्राकृतिक चयन का एक उपकरण कहा। जो मजबूत हैं वे पहुंचेंगे, जो कमजोर हैं वे रास्ते में मर जाएंगे। यह डार्विनवादी दृष्टिकोण नाजी विचारधारा को दर्शाता था, जिसमें सोवियत युद्धबंदियों को नष्ट करने योग्य संसाधन माना गया था, न कि संरक्षित सैनिक। जुलाई 1941 में एक जर्मन खुफिया मूल्यांकन ने इस गणना को स्पष्ट रूप से किया। रूसियों को रेल द्वारा युद्धबंदी शिविरों में स्थानांतरित करना संसाधनों का गलत उपयोग है। मार्च की कॉलमों द्वारा पुनः एकत्र करने के बिंदुओं तक यात्रा, यहां तक कि लंबी दूरी तक, स्वाभाविक रूप से सबसे कमजोर तत्वों के खत्म होने से बंदियों की संख्या को घटा देती है और बाद में आवास और भोजन के लिए संसाधनों की आवश्यकता को कम करती है। यह ठंडा और ब्यौरेदार सरकारी भाषा एक जानबूझकर थकावट के कारण मौत की नीति को छुपाती थी। आमतौर पर एक मार्च 500 से 2000 पुरुषों की कॉलमों के गठन के साथ शुरू होती थी। वे रोजाना 20 से 40 किलोमीटर चलते थे, अक्सर हफ्तों तक बिना या बहुत कम भोजन के। जर्मन गार्ड्स को निर्देश थे कि वे किसी भी व्यक्ति को गोली मार दें जो पीछे छूट जाए या जो भागने की कोशिश करे। 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन का एक निर्देश गार्ड्स को यह भी अनुमति देता था कि वे पीछे छूटे हुए को प्रेरित करने के लिए कुत्तों का उपयोग करें, और कई इकाइयों ने यह नीति लागू की थी कि सफल पलायन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 10 कैदियों को गोली मार दिया जाएगा। इन थके हुए लोगों के लिए कोई भोजन का प्रबंध नहीं किया गया था। अधिकांश मामलों में युद्धबंदी को यात्रा के दौरान केवल एक रोटी का टुकड़ा दिया जाता था, जो कि कई दिनों या हफ्तों तक चलता था। पानी रास्ते में पड़े गड्ढों या नदियों से लिया जाता था। घायल या बीमार कैदियों के लिए चिकित्सा देखभाल का कोई प्रबंध नहीं था। जो लोग गैंग्रीन, टाइफाइड बुखार या खुले घावों से पीड़ित होते थे, उन्हें रास्ते में छोड़ दिया जाता था या दया के रूप में गोली मार दी जाती थी। अगस्त 1941 के एक निरीक्षण रिपोर्ट में एक जर्मन मेडिकल अधिकारी ने लिखा, युद्धबंदी पहले ही बेहद खराब हालत में इकट्ठा होते हैं। कई लोग अत्यधिक निर्जलीकरण, रक्तस्राव और संक्रमित पैरों और दस्त से पीड़ित होते हैं। कम से कम 20% लोग आगे चलने में असमर्थ होते हैं। मैं इन मामलों की तत्काल फांसी की सिफारिश करता हूं, क्योंकि उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए चिकित्सा उपचार अप्रैक्टिकेबल है। इस सिफारिश को पूरे पूर्वी मोर्चे पर मानक प्रक्रिया के रूप में लागू किया गया। इन मार्चों के शारीरिक प्रभाव विनाशकारी थे। एक उत्तरजीवी ने बाद में याद करते हुए कहा, हम 18 दिनों तक चले। 5वें दिन हम रास्ते के किनारे घास खाने लगे थे। 10वें दिन लोग प्यास बुझाने के लिए अपना मूत्र पीने लगे थे। हर सुबह जो लोग रात में मर जाते थे, उन्हें बिना दफनाए छोड़ दिया जाता था। जो लोग चलने के लिए बहुत कमजोर हो गए थे, उन्हें गोली मार दी जाती थी। मैंने अपने कमांडर को, जो 3 युद्धों में जीवित बचा था, पानी की एक प्याली की कमी से मरते हुए देखा। इन यात्रा की मानसिक दृष्टिकोण भी उतनी ही विनाशकारी थी। युद्धबंदियों को अपने गंतव्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। कई लोग मानते थे कि उन्हें हत्या करने के स्थानों पर ले जाया जा रहा है। यह अनिश्चितता शारीरिक कष्ट के साथ मानसिक पीड़ा को जोड़ देती थी। स्मोलेंस्क की जेब से एक उत्तरजीवी ने मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, हम जैसे सुन्न होते गए, जैसे नींद में चल रहे हों। पहले कुछ दिनों के बाद लोग बोलना बंद कर देते थे। ये चुप्पी केवल तब टूटी जब किसी के गिरने पर राइफलों की आवाज आती थी। हम केवल अगले कदम, अगले घंटे, शायद अगले भोजन के बारे में सोचते थे, जो शायद कभी नहीं आएगा। जो स्थानीय नागरिक इन युद्धबंदियों की मदद करने की कोशिश करते थे, उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। पोलिसिया में 5 महिलाओं को उनके बच्चों के सामने गोली मार दी गई क्योंकि उन्होंने युद्धबंदियों को खाना दिया था। अन्य गांवों में वेरमाख्त ने सामूहिक प्रतिशोध के आदेश दिए। पूरा गांव जलाया गया, उसके निवासियों को निर्वासित कर दिया गया या केवल युद्धबंदी सैनिकों के लिए दया के कुछ संकेतों के कारण उन्हें मार दिया गया। 1941 के शरद में रूसी सर्दी के आगमन के साथ जर्मन सेना ने कुछ युद्धबंदियों के लिए रेल परिवहन शुरू किया, लेकिन इन ट्रेनों ने कोई राहत नहीं दी। युद्धबंदी को बिना हीटिंग, पानी, भोजन और शौचालय की सुविधाओं के साथ पशुगृह के डिब्बों में ठूसा गया। शून्य तापमान में
ये ट्रांसपोर्ट मौत के मोबाइल कक्षों में बदल गए। 16वीं मोटराइज्ड डिवीजन की एक रिपोर्ट में दर्ज है कि स्मोलेंस्क से ऑशविट्ज भेजे गए 2000 युद्धबंदियों में से 1300 से अधिक रास्ते में ठंड, निर्जलीकरण और अत्यधिक भीड़ के कारण मर गए थे। इन ट्रांसपोर्टों में स्थितियां एक जर्मन रेलवे कर्मचारी के बयान में दर्ज की गई थीं, जो ब्रेस्ट लिटोव्स्क में एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट पर था। जब दरवाजे खोले जाते थे तो जमे हुए शव लकड़ी की तरह गिर जाते थे। जीवित लोग अक्सर मलमूत्र से सने होते थे और मुश्किल से ही हिल सकते थे। कुछ ने यात्रा के दौरान कानिबलिज्म का सहारा लिया था। गार्ड्स गंध से बचने के लिए मास्क पहनते थे। मृतकों को रेलवे पटरियों के किनारे लकड़ी की तरह ढेर किया जाता था जब तक कि दफनाने वाली टीम उन्हें सामूहिक कब्रें नहीं खोद पाती थी। भय के शिविर, जहां बर्फ और भूख कानून थे। 1941 के अंत में जब सर्दी आई तो सोवियत कैदियों के लिए जर्मन शिविर व्यवस्था में 3 प्रकार की सुविधाएं शामिल थीं: डुलाग्स, पारगमन शिविर; स्टालैग्स, सामान्य सैनिकों और गैर कमीशन अधिकारियों के लिए स्थायी शिविर; और ऑफलैग्स, अधिकारियों के शिविर। बेलारूस में एक वेहरमाच कैदी के अनुसार व्यवहार में तीनों प्रकार के शिविर अक्सर कांटेदार तारों से घिरे एक खुले मैदान से अधिक कुछ नहीं होते थे। यह कठोर विवरण लाखों लोगों की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। युद्धबंदियों के विपरीत, जिन्हें उचित बैरकों में रखा जाता था, अधिकांश सोवियत कैदियों ने अपने पहले महीने खुले में या आदिम स्वयं खोदे गए आश्रयों में बिताए। बेलारूस के कब्जे वाले सबसे बड़े शिविरों में से एक, स्टालाग 352 में कैदियों ने भूमिगत आश्रय खोद लिए थे, जो अक्सर बारिश के दौरान ढह जाते थे, जिससे कैदी जिंदा दफन हो जाते थे। जो लोग भाग्यशाली थे, उन्हें बैरकों में पहुंचने में सफलता मिली, लेकिन वहां खतरनाक रूप से भीड़भाड़ थी तथा एक तंग चारपाई पर 3 या 4 लोग सो रहे थे। आवास संकट आंशिक रूप से तो कैदियों की अत्यधिक संख्या के कारण था, लेकिन सबसे अधिक इसका कारण एक सोची समझी नीति थी। अक्टूबर 1941 के वेहरमाच प्रशासनिक निर्देश में कहा गया था, रूसी युद्धबंदियों के लिए सर्दी से बचाव वाले आवासों के निर्माण को सामग्री के आवंटन में कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इस नौकरशाही भाषा के पीछे एक घातक गणना छिपी हुई है। संसाधनों को ऐसे कैदियों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए जिनके बचने की उम्मीद नहीं है। व्याज्मा के निकट डुलाग 184 में जर्मन अधिकारियों ने सर्दियों से ठीक पहले बैरकों के लिए निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया और लकड़ी को सेना की बैरकों में भेज दिया। शिविर कमांडेंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 20,000 कैदियों को अस्थायी आवासों से काम चलाना पड़ा। 1942 के वसंत तक अकेले इस शिविर में 14,000 से अधिक लोग मर चुके थे, जिनमें से अधिकांश सर्दियों के महीनों के दौरान हाइपोथर्मिया से मर गए थे। इन क्षेत्रों में बीमारियां विनाशकारी क्षमता के साथ फैलती हैं। इसका क्रम पूर्वानुमेय पैटर्न पर चलता रहा। सबसे पहले अगस्त 1941 में पेचिश की बीमारी सामने आई, उसके बाद शरद ऋतु में टाइफस की बीमारी सामने आई और अंततः 1942 से लेकर युद्ध के अंत तक तपेदिक की बीमारी सामने आई। जर्मनी के स्टालाग 326 सेने में 1941 के उत्तरार्ध में लगभग 600 कैदियों की पेचिश से मृत्यु हो गई थी। कुल मिलाकर इस शिविर में दर्ज मौतों में से लगभग 70% मौतें तपेदिक के कारण हुई थीं, एक ऐसी बीमारी जो भीड़भाड़ वाले खराब हवादार बैरकों में कुपोषित कैदियों के बीच तेजी से फैलती थी। अधिकांश शिविरों में चिकित्सा देखभाल पूरी तरह अपर्याप्त थी। रीगा के निकट स्टालाग 350 में तैनात एक जर्मन डॉक्टर ने बताया कि उसके पास 2000 से अधिक गंभीर रूप से बीमार कैदियों के इलाज के लिए केवल 2 एस्पिरिन की गोलियां और कुछ कागज की पट्टियां उपलब्ध थीं। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा, इन परिस्थितियों में मेरी यहां उपस्थिति महज प्रतीकात्मक है। मैं मौतों का दस्तावेजीकरण करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इस डॉक्टर ने 3 सप्ताह बाद स्थानांतरण का अनुरोध किया, जिसमें कहा गया कि उनकी स्थिति चिकित्सकीय दृष्टि से निरर्थक और नैतिक रूप से असहनीय थी। शिविर के अस्पताल जहां वे मौजूद थे अक्सर उपचार केंद्रों की बजाय मृत्यु वार्ड जैसे होते थे। स्टालाग 316 में एक जर्मन चिकित्सक ने बताया कि उसने क्या अनुभव किया। तथाकथित अस्पताल एक बैरक था जिसमें बिस्तर, दवाइयां या कीटाणुनाशक नहीं थे। मरीज अपने मलमूत्र में फर्श पर लेटे रहते थे। उनका एकमात्र उपचार उन्हें स्वस्थ कैदियों से अलग करना था। यह उपचार की जगह नहीं थी, बल्कि मरने की जगह थी। स्वच्छता की स्थिति भयावह थी।
अधिकांश शिविरों में बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं का अभाव था। स्टालाग 352 में, जहां 1 लाख से अधिक कैदी थे, पूरी आबादी के लिए केवल 2 आदिम शौचालय उपलब्ध थे। चूंकि कैदियों को इन सुविधाओं तक पहुंच नहीं थी, इसलिए उन्हें मौके पर ही शौच करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे ऐसी स्थितियां पैदा हुईं कि बीमारियां अनियंत्रित रूप से फैलने लगीं। परिणाम स्वरूप फैली महामारी इतनी भयंकर थी कि जर्मन गार्ड भी शिविरों के कुछ भागों में जाने से डरते थे। हालांकि यह बीमारी केवल मौत का एक साधन थी। सोवियत कैदियों के प्रति जर्मन नीति की आधारशिला जानबूझकर भूखा रखना थी। सोवियत युद्धबंदियों के लिए निर्धारित राशन स्तर निर्वाह स्तर से बहुत नीचे था, जबकि एक जर्मन सैनिक को प्रतिदिन लगभग 4000 कैलोरी और पश्चिमी युद्धबंदियों को लगभग 2000 कैलोरी मिलती थी। सोवियत कैदियों को केवल 700 से 1000 कैलोरी मिलती थी और वास्तविक वितरण अक्सर इन अपर्याप्त मात्राओं से भी कम था। कई शिविरों में दैनिक राशन में 100 से 200 ग्राम रोटी शामिल होती थी, जो मुख्य रूप से चूरा और पौधों के रेशों से बनी होती थी, तथा एक पतला सूप होता था जिसमें लगभग कोई पोषण मूल्य नहीं होता था। एक जर्मन आपूर्ति अधिकारी ने इस सूप का वर्णन इस प्रकार किया: गर्म पानी जिसमें कुछ गोभी के पत्ते और कभी-कभी आलू के छिलके तैरते रहते हैं। दुलाग 131 में शिविर के रसोई घर को 15,000 कैदियों के लिए भोजन तैयार करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें ऐसी सामग्री का उपयोग किया गया जो सैन्य राशनिंग मानकों के अनुसार सामान्यतः 5,000 लोगों के लिए पर्याप्त होती। जर्मन सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल एडुआर्ड वैगनर ने सितंबर 1941 में भयावह स्पष्टता के साथ यह नीति तैयार की: युद्धबंदी जो शिविरों में काम नहीं करते हैं, उन्हें भूखा रहना होगा। यह कोई आकस्मिक अवलोकन नहीं था, बल्कि एक परिचालन निर्देश था जिसे पूरे शिविर तंत्र में लागू किया गया था। कब्जे वाले क्षेत्रों के शिविरों में तथा स्वयं जर्मनी में सोवियत कैदियों के लिए राशन को व्यवस्थित रूप से उस स्तर तक कम कर दिया गया था जिससे सामूहिक मृत्यु की गारंटी हो जाती थी। सितंबर 1941 में सैन्य और आर्थिक योजनाकारों के साथ एक बैठक में हरमन गोरिंग ने घोषणा की: हे भगवान, उन्हें लोगों के कल्याण की देखभाल करने के लिए नहीं भेजा गया है, बल्कि उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए भेजा गया है। अगर आप कहते हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं, तो इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। ऐसा ही हो। क्या हम इसीलिए यह युद्ध नहीं लड़ रहे हैं? हम बहुत से लोगों को भ्रष्ट करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। कैदियों के लिए इस नीति का मतलब था लगातार भूख का दुःस्वप्न। जीवित बचे लोगों ने बताया कि उन्होंने घास, पत्ते, पेड़ की छाल और यहां तक कि कीड़े मकोड़े भी खाए। सर्दियों में जब प्राकृतिक खाद्य स्रोत गायब हो गए, तो हताशा ने अकल्पनीय परिणाम उत्पन्न कर दिए। किरोवोहराद के स्टालाग 306 में जर्मन गार्डों ने बताया कि कैदियों ने अपने उन साथियों के शव खा लिए जिन्हें गोली मार दी गई थी। अन्य शिविरों में दस्तावेजों से पता चलता है कि कैदी रोटी के टुकड़ों या पानी के लिए झगड़ रहे हैं। इस भूख नीति की सबसे भयानक अभिव्यक्ति 1941-42 की सर्दियों में स्पष्ट हुई: नरभक्षण। कई शिविरों से प्राप्त जर्मन रिपोर्टों में इस घटना को हस्तक्षेप की आवश्यकता वाले अत्याचार के रूप में नहीं, बल्कि स्लाविक नस्लीय हीनता के प्रमाण के रूप में दर्ज किया गया है। दिसंबर 1941 की वेहरमाच रिपोर्ट में कहा गया था: जब रूसी कैदियों के बीच नरभक्षण हुआ, तो गार्डों ने इसे सोवियत बर्बरता के सबूत के रूप में प्रस्तुत किया, न कि जानबूझकर भुखमरी नीति के परिणाम के रूप में। यद्यपि जर्मन अधिकारियों ने नरभक्षण को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके उपायों में कारणों के बजाय लक्षणों पर ध्यान दिया गया। राशन बढ़ाने के बजाय उन्होंने मानव मांस खाते हुए पकड़े जाने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया। कई शिविरों में नरभक्षण करते पकड़े गए कैदियों को निवारक के रूप में सार्वजनिक रूप से मार दिया जाता था, जबकि भुखमरी नीति अपरिवर्तित जारी रही। पश्चिमी मित्र राष्ट्रों द्वारा कैदियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार से इसका विरोधाभास बहुत ही स्पष्ट और उजागर करने वाला है। जबकि अमेरिकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कैदियों को घर से रेड क्रॉस पार्सल और मेल प्राप्त होते थे और आमतौर पर उन्हें जिनेवा कन्वेंशन के मानकों के अनुरूप आवास मिलते थे, सोवियत कैदी श्रम और भुखमरी के माध्यम से जानबूझकर उपेक्षा और विनाश के समानांतर दुनिया में रहते थे। कुछ क्षेत्रों में यह विरोधाभास एक ही बाड़े के भीतर दिखाई दिया। स्टालाग 4B में कांटेदार तार पश्चिमी और सोवियत भागों को अलग करते थे, जबकि ब्रिटिश कैदी फुटबॉल खेल रहे थे और रेड क्रॉस से पैकेज प्राप्त कर रहे थे,
वहीं बाढ़ के दूसरी ओर सोवियत कैदी भूख और ठंड से मर रहे थे। यह भौतिक पृथक्करण नाजी नस्लीय पदानुक्रम का लघु रूप था। स्टालाग 4B में एक ब्रिटिश कैदी ने अलगाव बाढ़ के पार अपने दृश्य का वर्णन किया। रूसी लोगों को मनुष्य के रूप में पहचानना मुश्किल था। उनके कपड़े हड्डियों के रैक पर लटके हुए थे। वे भूतों की तरह चलते थे। कभी कभी वे हमें अलग करने वाले तार से खुद को दबा लेते थे और हमारे खाने को घूरते थे। हमने उन पर अपना सब कुछ फेंक दिया, जब तक कि गार्ड ने हमें सजा देने की धमकी नहीं दी। यह जीवित प्राणियों की एक अन्य प्रजाति का सामना करने जैसा था, लेकिन वे हमारे जैसे ही मनुष्य थे, जिन्हें सचेत विकल्प द्वारा इस स्थिति में रखा गया था। 1942 के प्रारंभ में भयावह मृत्यु दर ने जर्मनी के युद्ध उत्पादन लक्ष्यों को कमजोर करने का खतरा पैदा कर दिया। जनशक्ति की बढ़ती कमी को देखते हुए हाईकमान ने 18 दिसंबर 1941 को जीवित बचे सोवियत कैदियों की जनशक्ति को बहाल करने के उपाय करने का आदेश दिया। लेकिन इस निर्देश ने भी अंतर्निहित विचारधारा को धोखा दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये कदम मानवीय कारणों से नहीं उठाए गए थे, बल्कि इनका उद्देश्य केवल कैदियों के श्रम का शोषण करना था। इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोगों के लिए परिस्थितियों में सुधार बहुत देर से आया। 1941 में पकड़े गए मूल 3 करोड़ 30 लाख सोवियत सैनिकों में से 1942 के वसंत तक केवल लगभग 1 मिलियन ही जीवित बचे थे, और कई बचे हुए लोग मारे गए शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो गए कि वे अब काम नहीं कर सकते थे। फरवरी 1942 की एक जर्मन औद्योगिक रिपोर्ट में कारखानों में आने वाले सोवियत कैदियों को चलते फिरते कंकाल बताया गया था, जो लगातार काम करने में असमर्थ थे। काम या मौत, सोवियत युद्धबंदियों की अंतिम यातना। जैसे जैसे पूर्वी मोर्चे पर विनाशकारी क्षति बढ़ती गई, नाजी शासन को जनशक्ति की अत्यधिक आवश्यकता के कारण नीति में आंशिक परिवर्तन करना पड़ा। 1942 के मध्य तक जीवित बचे सोवियत कैदी जर्मन युद्ध अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण श्रम शक्ति बन गए थे। विनाश से शोषण की ओर यह परिवर्तन किसी मानवीय सुधार का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि यह एक कठोर गणना है कि मृत कैदी कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकते, जबकि भूखे लोग अभी भी काम कर सकते हैं। जर्मन हथियार उद्योग को गंभीर श्रम की कमी का सामना करना पड़ा, क्योंकि जर्मन पुरुषों को युद्ध में शामिल किया जा रहा था, इसलिए वे तेजी से युद्धबंदियों की ओर मुड़ने लगे। सोवियत कैदियों को कोयला खदानों, इस्पात मिलों, रासायनिक संयंत्रों और निर्माण परियोजनाओं में काम सौंपा गया था, जहां खतरनाक परिस्थितियां, न्यूनतम सुरक्षा सावधानियां और कठिन घंटे वाले काम होते थे। क्रुप और IG फार्बेन जैसी फैक्ट्रियों में कैदियों को 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता था, और उन्हें इतना राशन दिया जाता था कि वे मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते थे। क्रुप स्टील के एक फैक्ट्री सुपरवाइजर ने फरवरी 1942 में एक खुलासा करने वाली बातचीत का दस्तावेजीकरण किया। जब उन्होंने उत्पादन कोटा पूरा करने में असमर्थ भूखे सोवियत श्रमिकों के लिए अतिरिक्त भोजन का अनुरोध किया, तो कंपनी के नाजी पार्टी के प्रतिनिधि ने जवाब दिया, जो लोग काम करते हैं वे उन लोगों से अधिक उपयोगी नहीं हैं जो काम नहीं करते हैं। बोल्शेविक आत्माहीन लोग हैं। यदि पहले 1 लाख लोग मर जाते हैं तो अन्य 1 लाख लोग उनकी जगह ले लेंगे। यह आदान प्रदान नाजी श्रम नीति के मौलिक विरोधाभास को दर्शाता है। श्रमिकों की आवश्यकता अवमानवों को समाप्त करने की वैचारिक अनिवार्यता से टकराती है। जर्मन कारखानों में भेजे गए कैदियों के लिए दैनिक जीवन में निरंतर भूख, क्रूर निगरानी और यह ज्ञान शामिल था कि काम करने में असमर्थता का मतलब मृत्यु है। जिन जर्मन नागरिकों ने इन कंकालनुमा आकृतियों को कारखानों की ओर बढ़ते देखा, उन्होंने उन्हें चलते फिरते मृतक बताया। 1943 में एक जर्मन फैक्ट्री कर्मचारी की डायरी में लिखा था, हमारे प्लांट में काम करने वाले रूसी अब इंसान नहीं दिखते। भूख से उनकी आंखें धंसी हुई हैं और वे स्वचालित मशीनों की तरह चलते हैं। यहां तक कि कार्यरत कैदियों के लिए भी भूखमरी राशन सरकारी नीति बनी रही। 1943 तक जर्मन नागरिक श्रमिकों को प्रतिदिन लगभग 2400 कैलोरी प्राप्त होती थी, जबकि सोवियत श्रमिकों को लगभग 1200 कैलोरी आवंटित की जाती थी। एक ऐसा स्तर जो क्रमिक शारीरिक गिरावट की गारंटी देता था। उत्पादकता के अनुसार राशन को और अधिक स्तरीकृत कर दिया गया, जिससे एक दुष्चक्र निर्मित हो गया, जहां कमजोर कैदियों को और भी कम भोजन मिलने लगा, जिससे उनकी स्थिति में और गिरावट आई। खनन कार्यों में यह शोषण विशेष क्रूरता तक पहुंच गया।
रूहर स्थित विटन कोयला खदान में सोवियत कैदियों को ऐसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता था जिसके परिणाम स्वरूप 6 महीने के भीतर मृत्यु दर 62% हो गई थी। श्रमिकों को 16 घंटे की पाली में गड्ढों में उतारा जाता था, अक्सर बिना पर्याप्त वेंटिलेशन या सुरक्षा उपकरणों के। जो लोग थकावट या खदान गैस के कारण बेहोश हो जाते थे, उन्हें तब तक पीटा जाता था जब तक वे काम पर वापस नहीं आ जाते या फिर उनकी मृत्यु नहीं हो जाती थी। जर्मन हाथों में पड़ने वाली लाल सेना की महिला सैनिकों के साथ विशेष रूप से क्रूर व्यवहार किया जाता था। सशस्त्र महिलाओं के साथ वेहरमाच की मुठभेड़ एक गहन वैचारिक चुनौती का प्रतिनिधित्व करती थी। नाजी लिंग विचारधारा ने महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं में मजबूती से रखा, जिससे महिला लड़ाकों को उचित व्यवस्था का एक अप्राकृतिक विकृति माना जाने लगा। इस वैचारिक ढांचे के कारण बंदी सोवियत महिलाओं के प्रति अनोखी क्रूरता हुई। आक्रमण के कुछ दिनों बाद फील्ड मार्शल वॉन क्लूज ने आदेश दिया कि वर्दीधारी महिलाओं को गोली मार दी जानी चाहिए। इसी प्रकार के निर्देश पूरे पूर्वी मोर्चे पर लागू किए गए। 75वें इन्फैंट्री डिवीजन की कमान संभाल रहे जनरल अर्नेस्ट हैमर ने आदेश दिया कि रूसी वर्दी पहने महिलाओं को सिद्धांत रूप में तुरंत गोली मार दी जानी चाहिए। इन नीतियों में न केवल सैन्य गणनाएं प्रतिबिंबित थीं, बल्कि सोवियत लिंग व्यवस्था के प्रति गहरी वैचारिक घृणा भी प्रतिबिंबित थी, जो महिलाओं को हथियार रखने की अनुमति देती थी। इन फांसी के आदेशों के बावजूद पकड़ी गई महिलाओं को विशेष रूप से भयावह परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पुरुष युद्धबंदियों के विपरीत महिला सैनिकों को शायद ही कभी पारंपरिक युद्धबंदी शिविरों में भेजा जाता था। इसके बजाय उन्हें यातना शिविरों में स्थानांतरित कर दिया गया, विशेष रूप से रेवेंसब्रुक शिविर में, जो विशेष रूप से महिला कैदियों के लिए बनाया गया था। रेवेंसब्रुक में सोवियत महिला सैन्य कर्मियों को पत्थर की खदानों और हथियार कारखानों में क्रूर श्रम करना पड़ता था। साथ ही जब वे काम करने में असमर्थ हो जाती थीं तो उन्हें यौन हिंसा, चिकित्सा प्रयोग और मृत्युदंड का सामना करना पड़ता था। युद्ध के दौरान लगभग 18,000 सोवियत युद्धबंदी रेवेंसब्रुक में रखे गए थे। मृत्यु दर 60% से अधिक हो गई तथा जीवित बचे लोगों ने बताया कि किस प्रकार लाल सेना की महिलाओं को विशेष क्रूरता के साथ निशाना बनाया जाता था, क्योंकि वे नाजी विचारधारा के लिए सैन्य और लैंगिक दोनों तरह के खतरे का प्रतिनिधित्व करती थीं। सोवियत सैन्य नर्सों की स्थिति कुछ बेहतर थी, क्योंकि उनकी गैर लड़ाकू स्थिति के कारण उन्हें कभी-कभी विनाश शिविरों के बजाय चिकित्सा सुविधाओं में नियुक्त किया जाता था। कई महिला कैदियों के लिए यौन हिंसा कैद का एक व्यवस्थित घटक था। यद्यपि आधिकारिक नाजी नस्लीय नीति ने स्लाव महिलाओं के साथ यौन संपर्क के माध्यम से संदूषण को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन व्यवहार में बलात्कार और यौन दुर्व्यवहार व्यापक थे। सोवियत महिला कैदियों को भी कुछ शिविरों में स्थापित वेश्यालयों में जाने के लिए मजबूर किया गया, जहां वे जर्मन कर्मियों और विशेषाधिकार प्राप्त कैदियों दोनों की सेवा करती थीं। इन महिलाओं को आमतौर पर तब मार दिया जाता था जब वे इतनी बीमार या घायल हो जाती थीं कि वे जबरन यौन कार्य जारी नहीं रख पाती थीं। पुरुष और महिला दोनों सोवियत कैदियों के लिए चिकित्सा प्रयोगों के माध्यम से श्रम शोषण ने एक अतिरिक्त भयावह आयाम ग्रहण कर लिया। विशेष रूप से डचाऊ, बुचेनवाल्ड और साचसेन-हौसेन में सोवियत कैदियों को शीतदंश, उच्च ऊंचाई वाले दबाव और संक्रामक रोगों से संबंधित प्रयोगों के लिए अनैच्छिक परीक्षण विषय बना दिया गया। सैन्य अनुसंधान की आड़ में किए गए ये प्रयोग चरम शोषण का प्रतिनिधित्व करते थे। जीवित मनुष्यों को प्रयोगशाला के बेकार नमूनों में बदलना। 1943 के अंत तक कैदियों को विशेष श्रम कार्य सौंपे जाने में नाजी नस्लीय पदानुक्रम की झलक दिखाई देने लगी। पश्चिमी युद्धबंदियों को आम तौर पर कृषि या हल्के उद्योग में काम दिया जाता था, जबकि सोवियत कैदियों को खनन, रासायनिक विनिर्माण और अन्य खतरनाक उद्योगों में काम दिया जाता था, जहां मृत्यु दर सबसे अधिक थी। यह वितरण आकस्मिक नहीं था, बल्कि नौकरी आवंटन के माध्यम से नस्लीय नीति का कार्यान्वयन था। 1944 से 45 में जर्मनी की सैन्य स्थिति खराब होने के बावजूद सोवियत कैदियों का शोषण तेज हो गया। मित्र राष्ट्रों की बमबारी के कारण जर्मन उद्योग बाधित हो गया, इसलिए कैदियों को मलबा साफ करने और विस्फोट न हुए हथियारों को निष्क्रिय करने का काम सौंपा जाने लगा। ऐसे काम जिनमें हताहतों की दर 90% के करीब थी। युद्ध के इन अंतिम महीनों में शोषण विनाश के साथ मिल गया था, क्योंकि जर्मन शहरों के विनाश को साफ करने के लिए कैदियों को सचमुच मौत के घाट उतार दिया गया था।
नाजी नीति में मूलभूत विरोधाभास, नस्लीय शत्रुओं को खत्म करने की वैचारिक अनिवार्यता और उनके कार्य की व्यावहारिक आवश्यकता के बीच कभी हल नहीं हुआ। इसके बजाय इसने एक ऐसी प्रणाली तैयार की जो अधिकतम श्रम का दोहन करती थी तथा साथ ही साथ जानबूझकर की गई उपेक्षा और दुर्व्यवहार के माध्यम से श्रमिकों की अंततः मृत्यु सुनिश्चित करती थी। यह असफल क्रियान्वयन नहीं बल्कि आर्थिक शोषण के साथ नरसंहार की विचारधारा का सफल सम्मिश्रण था। मुक्ति के बाद धोखा, स्टालिन का दूसरा नर्क। 1945 तक जीवित बचे सोवियत कैदियों की घटती संख्या के लिए मित्र देशों की सेनाओं द्वारा मुक्ति से जर्मन कैद का अंत तो हुआ, लेकिन पीड़ा का अंत नहीं हुआ। जैसे ही अमेरिकी, ब्रिटिश और सोवियत सेनाओं ने यातना शिविरों और जेल परिसरों को मुक्त कराया, तो बचे हुए लोग सामने आए, कंकालयुक्त, रोगग्रस्त और वर्षों की क्रूरता से सदमाग्रस्त। हालांकि इन पुरुषों और महिलाओं के लिए दुःस्वप्न खत्म नहीं हुआ था, वह तो बस रूपांतरित हो गया था। मुक्ति का क्षण प्रायः अव्यवस्थित एवं जटिल था। एक ब्रिटिश अधिकारी ने उस दृश्य का वर्णन किया जब उसकी टुकड़ी हैम्बर्ग के निकट एक श्रमिक शिविर में पहुंची। वे धीरे धीरे, अनिश्चित रूप से मनुष्यों से अधिक भूतों की तरह निकले। कुछ मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, अन्य हमारे पास रेंगते हुए आए। वे चलते फिरते कंकाल थे जिनकी आंखों ने बहुत कुछ देखा था। जब हमने उन्हें भोजन दिया तो कुछ रो पड़े। अन्य संदिग्ध दृष्टि से देख रहे थे, ये समझने में असमर्थ थे कि उनकी परीक्षा वास्तव में समाप्त हो सकती है। रिहा किए गए अनेक कैदियों की मृत्यु स्वतंत्रता के बाद के दिनों और सप्ताहों में हो गई। भूख और बीमारी के कारण उनका शरीर इतना क्षतिग्रस्त हो गया था कि चिकित्सा देखभाल के बावजूद वे ठीक नहीं हो सके। संबद्ध चिकित्सा इकाइयों ने पुनर्वास केंद्र स्थापित किए, लेकिन उन्हें भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बवेरिया में विस्थापित व्यक्तियों के एक केंद्र में कार्यरत एक अमेरिकी डॉक्टर ने बताया, पूर्व सोवियत कैदियों की शारीरिक स्थिति चिकित्सा वर्णन से परे है। अत्यधिक कुपोषण के अलावा वे तपेदिक, टाइफस, ठीक न हुए घावों और इतने गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित हैं कि उनमें से कई बोलने में भी असमर्थ हैं। हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद कम से कम 10% लोग मुक्ति के पहले सप्ताह के भीतर ही मर जाते हैं। जो लोग इस प्रारंभिक अवधि में बच गए, उनके लिए एक नई परीक्षा सामने थी, सोवियत संघ में प्रत्यावर्तन। स्टालिन सरकार ने अगस्त 1941 में जारी आदेश संख्या 270 के माध्यम से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, जिसमें आत्मसमर्पण करने वाले सभी सोवियत सैनिकों को मातृभूमि का गद्दार घोषित किया गया था। यह आदेश प्रत्येक रिहा हुए कैदी पर छाया की तरह छाया रहा। आदेश संख्या 270 में स्पष्ट रूप से कहा गया था, जो लोग कैद की अपेक्षा मृत्यु को पसंद करते हैं वे सच्चे नायक हैं। जो लोग आत्मसमर्पण करते हैं वे मातृभूमि के गद्दार हैं। इसमें न केवल आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी कठोर दंड का प्रावधान किया गया। आत्मसमर्पण करने वाले अधिकारियों की पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि साधारण सैनिकों के परिवारों को सब्सिडी और सरकारी सहायता से वंचित कर दिया गया। इस आधिकारिक निंदा ने कैद पर सोवियत राज्य की स्थिति को स्थापित कर दिया। यह देशद्रोह के बराबर था। फरवरी 1945 में याल्टा सम्मेलन में पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने, चाहे उनकी व्यक्तिगत इच्छा कुछ भी हो, उन क्षेत्रों में पाए गए सभी सोवियत नागरिकों को वापस भेजने पर सहमति व्यक्त की जिन्हें उन्होंने मुक्त कराया था। इस समझौते का औपचारिक शीर्षक था सोवियत कमान के अधीन बलों और अमेरिकी कमान के अधीन बलों द्वारा मुक्त कराए गए युद्ध बंदियों और नागरिकों पर समझौता, जिसके परिणाम स्वरूप ऑपरेशन कील हॉल शुरू हुआ, जिसके दौरान पश्चिमी सेनाओं ने लगभग 2 मिलियन सोवियत नागरिकों को जबरन वापस भेज दिया, जिनमें पूर्व युद्ध बंदी भी शामिल थे। कई लोगों ने हताश होकर इसका विरोध किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका क्या हश्र होने वाला है। जबरन प्रत्यावर्तन से अकल्पनीय निराशा का दृश्य उत्पन्न हो गया। मई 1945 में जूडेनबर्ग में ऑस्ट्रियाई संग्रहण केंद्र पर पूर्व युद्ध बंदियों सहित सोवियत नागरिकों को ट्रकों में भरकर सोवियत प्राधिकारियों को लौटा दिया गया। वहां मौजूद एक ब्रिटिश अधिकारी ने बताया, लोगों ने कांच के टुकड़ों से अपनी कलाई काट ली, अन्य ने खुद को फांसी लगा ली, कुछ ने हमसे उन्हें गोली मारने की भीख मांगी। मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने दीवार पर अपना सिर तब तक पटका जब तक वह गिर नहीं गया। वे जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, जबकि हमने ऐसा दिखावा किया कि हमें पता नहीं था।
सोवियत धरती पर वापस आने के बाद पूर्व कैदियों को उस स्थिति में प्रवेश करना पड़ा जिसे एक जीवित बचे व्यक्ति ने दूसरी कैद कहा। एनकेवीडी ने निस्पंदन शिविरों का एक नेटवर्क स्थापित किया जहां वापस लौटने वालों से गहन पूछताछ की जाती थी ताकि पकड़े जाने के लिए उनके दोष की डिग्री का पता लगाया जा सके। वोकुटा, नोरिल्स्क और कोलिमा जैसे नामों वाले ये निस्पंदन शिविर गुलाग प्रणाली के विस्तार के रूप में कार्य करते थे, जहां की स्थितियां कभी कभी क्रूरता के मामले में जर्मन शिविरों से प्रतिस्पर्धा करती थीं। सोवियत निस्पंदन प्रक्रिया व्यवस्थित और संपूर्ण थी। वापस लौटने वाले कैदियों को चयन के 3 स्तरों से गुजरना पड़ा। सबसे पहले सीमा संग्रहण केंद्रों पर एनकेवीडी अधिकारियों ने प्रारंभिक पूछताछ की। संदिग्ध लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि अन्य को ट्रांजिट कैंपों में ले जाया गया। इन शिविरों में गहन पूछताछ की जाती थी, जिसमें प्रायः सहयोगात्मक स्वीकारोक्ति प्राप्त करने के लिए शारीरिक यातना भी दी जाती थी। अंततः जो लोग पहले 2 चयनों में सफल हो गए, उन्हें नागरिक जीवन में लौटने पर निरंतर निगरानी और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। पूछताछ एक मुख्य प्रश्न पर केंद्रित थी। सैनिक ने मौत से लड़ने या आत्महत्या करने के बजाय स्वयं को कैसे पकड़वा दिया? सोवियत सुरक्षा तंत्र ने आत्मसमर्पण को राजद्रोह का संभावित सबूत माना। पूछताछकर्ता सहयोग की बात कबूल करवाने के लिए अक्सर नींद से वंचित रखने, मारपीट करने और मनोवैज्ञानिक यातना का सहारा लेते थे। एक पीड़ित ने बताया, वे चाहते थे कि हम उन अपराधों को स्वीकार करें जो हमने नहीं किए। वे यह स्वीकार नहीं कर सके कि हम देशद्रोही नहीं बल्कि पीड़ित थे। एनकेवीडी ने लौटने वाले कैदियों को कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जो उनके भाग्य का निर्धारण करती थी। श्रेणी ए में वे लोग शामिल थे जिन्हें पूर्णतः वफादार माना जाता था। मुख्यतः वे लोग जो जर्मन कैद से भाग निकले थे, पकड़े जाने से पहले गंभीर रूप से घायल हो गए थे या शिविरों के भीतर प्रतिरोध का स्पष्ट रिकॉर्ड रखते थे। श्रेणी बी में वे लोग शामिल थे जिन पर निष्क्रिय सहयोग का संदेह था। मूलतः वे सभी जो प्रतिरोध के सिद्ध इतिहास के बिना जीवित बचे थे। श्रेणी सी में उन लोगों को शामिल किया गया जिन पर जर्मनों के साथ सक्रिय सहयोग का आरोप था। इन निस्पंदन प्रक्रियाओं के परिणामों ने पूर्व कैदियों के भाग्य का निर्धारण किया। लगभग 58% लोग नागरिक जीवन में लौटने के लिए पर्याप्त वफादार माने गए। हालांकि वे निगरानी में रहे और उन्हें रोजगार, आवास और शिक्षा में भेदभाव का सामना करना पड़ा। लगभग 15% को श्रम बटालियनों में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने सैन्य अनुशासन के तहत भारी निर्माण कार्य किया, लेकिन उन्हें औपचारिक कारावास नहीं दिया गया। लगभग 20% को गुलाग श्रम शिविरों में 5 से 25 वर्ष तक की सजा दी गई, जो कैद के दौरान सहयोग या सोवियत विरोधी गतिविधियों के अक्सर गढ़े गए सबूतों पर आधारित थी। एक छोटे प्रतिशत को मुख्यतः अधिकारियों या जर्मन संगठित इकाइयों में औपचारिक पदों पर आसीन लोगों को राजद्रोह के लिए मृत्युदंड का सामना करना पड़ा। इस प्रणाली की मनमानी का उदाहरण वरिष्ठ लेफ्टिनेंट निकोलाई रोमानोव का मामला है, जिन्हें 1941 में व्याज्मा के निकट गंभीर रूप से घायल होने के बाद पकड़ लिया गया था। 3 साल तक जर्मन कैद में रहने के दौरान उन्होंने शिविर अनुवादक के रूप में काम करके अपना जीवन यापन किया। उनके स्वदेश लौटने पर जर्मन भाषा के उनके ज्ञान को सहयोग का प्रमाण माना गया। प्रतिरोध गतिविधियों में उनकी गुप्त भागीदारी के बारे में साथी कैदियों की गवाही के बावजूद उन्हें दुश्मन की सहायता करने के लिए 15 साल की सजा मिली। 1948 में कोलिमा सोने की खदानों में उनकी मृत्यु हो गई। जो लोग गुलाग से बचने में भाग्यशाली रहे, उन्हें भी गहरे सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ा। पूर्व युद्धबंदियों को राजनीतिक रूप से संदिग्ध माना जाता था, उन्हें दिग्गजों के लाभ से वंचित रखा जाता था, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने पर रोक लगा दी जाती थी तथा प्रायः उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने या वांछनीय रोजगार पाने से वंचित रखा जाता था। उनके आंतरिक पासपोर्ट में कोडित चिन्ह अंकित थे जो उन्हें पूर्व बंदी के रूप में चिन्हित करते थे, जिससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि पूरे सोवियत समाज में उनके साथ भेदभाव किया जाएगा। यह कलंक परिवारों तक फैल गया। कभी कभी पति पत्नी अपने करियर या सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए पूर्व कैदियों से तलाक ले लेते हैं। पूर्व युद्ध बंदियों के बच्चों को शैक्षिक भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। सोवियत राज्य ने प्रभावी रूप से आंतरिक रूप से बहिष्कृत लोगों की एक जाति का निर्माण किया। वे नागरिक जो नाजी क्रूरता से बचकर अपनी मातृभूमि में देशद्रोही करार दिए गए।
इस नीति का एक विशेष क्रूर पहलू यह था कि इसने युद्ध में भाग लेने वाले दिग्गजों और पकड़े गए दिग्गजों के बीच संबंध को तोड़ दिया। जबकि सोवियत संघ ने अपने महान देशभक्ति युद्ध के दिग्गजों को पदक, परेड और विशेषाधिकारों के साथ सम्मानित किया, पूर्व कैदियों को इस स्मारक समुदाय से बाहर रखा गया। लेनिनग्राद में पकड़े गए एक पूर्व कैदी ने कटुतापूर्वक कहा, विजय दिवस पर कुर्स्क में लड़ने वाले मेरे भाई को पदक पहनाए गए और बधाइयां दी गईं। मैं, जो बुचेनवॉल्ड से बच गया, मुझे अपने युद्ध के बारे में चुप रहना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे हमने अलग अलग युद्ध लड़े थे, उसका गौरवशाली, मेरा शर्मनाक। इस दोहरे विश्वासघात का मनोवैज्ञानिक प्रभाव विनाशकारी था। कई पूर्व कैदी अपने युद्ध अनुभवों के बारे में, यहां तक कि अपने परिवारों के बीच भी, पूरी तरह चुप रहे। 1990 के दशक में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 80% से अधिक जीवित पूर्व युद्ध कैदियों ने कभी भी अपने बच्चों या पोते पोतियों से अपनी कैद के बारे में चर्चा नहीं की थी। इस जबरन चुप्पी ने एक मनोवैज्ञानिक जेल का निर्माण किया जो जर्मन शिविरों और सोवियत लीग से भी अधिक समय तक कायम रहा। अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन, जिन्होंने जर्मन कैद और सोवियत गुलाग दोनों को व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था, ने द गुलाग आर्किपेलागो में इस त्रासदी को व्यक्त किया। वे सभी बाधाओं के बावजूद जीवित रहे, भुखमरी, मारपीट, जर्मनों के अधीन गुलामी। उन्होंने वर्षों की यातना के बीच घर का सपना देखा, और जब वे अंततः अपने वतन वापस लौटे तो उन्हें देशद्रोही करार दिया गया और साइबेरिया में मरने के लिए भेज दिया गया। क्या इतिहास में किसी भी देश ने अपने बच्चों के साथ इतना विश्वासघात किया है? 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद ही स्थितियां थोड़ी सुधरीं। क्रुश्चेव के थौ के दौरान कुछ पूर्व कैदियों को आंशिक पुनर्वास प्राप्त हुआ, विशेष रूप से उन लोगों को जो कैद में रहते हुए प्रतिरोध गतिविधियों का प्रदर्शन कर सकते थे। हालांकि इस सीमित मान्यता ने भी अधिकांश बचे लोगों को बाहर कर दिया और मौलिक कलंक सोवियत नौकरशाही और सामाजिक दृष्टिकोण में समाया रहा। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद ही इस त्रासदी की पूरी गंभीरता सामने आई। अभिलेखों के खुलने से सोवियत कैदियों के विरुद्ध नाजी अत्याचारों के पैमाने तथा उसके बाद जीवित बचे लोगों पर सोवियत उत्पीड़न का पता चला। बचे हुए कुछ लोगों के लिए, जो अब वृद्ध हो चुके हैं, दशकों की चुप्पी और शर्म के बाद इस विलंबित मान्यता से कोई राहत नहीं मिली। सोवियत कैदियों का दोहरा उत्पीड़न, पहले नाजी जर्मनी द्वारा और फिर उनकी अपनी सरकार द्वारा, इतिहास के सबसे गहरे विश्वासघातों में से एक है। युद्ध के दौरान पकड़े गए 5,87,00,000 सोवियत सैनिकों में से 3,33,00,000 जर्मन हिरासत में मारे गए। सोवियत संघ में वापस लौटे 2,04,00,000 लोगों में से लाखों को कारावास, निर्वासन या फांसी का सामना करना पड़ा। लगभग सभी को दशकों तक भेदभाव और मनोवैज्ञानिक आघात सहना पड़ा। यह दुखद कहानी उस मानवीय कीमत को उजागर करती है जब वैचारिक अनिवार्यताएं मानवीय विचारों पर हावी हो जाती हैं। नाजी जर्मनी और सोवियत संघ दोनों ने वैचारिक शुद्धता बनाए रखने के लिए लाखों लोगों के जीवन का बलिदान दिया, पूर्व में नस्लीय शत्रुओं के जानबूझकर विनाश के माध्यम से, जबकि बाद में उन लोगों को दंडित करके जो बलिदान के असंभव मानक का पालन करने में विफल रहे। इन दो अधिनायकवादी व्यवस्थाओं के बीच लाखों साधारण सैनिकों ने स्वयं को कुचला हुआ पाया, उनकी मानवता को नकार दिया गया, उनके दुखों को पहचाना नहीं गया तथा उनकी कहानियों को पीढ़ियों तक खामोश कर दिया गया।